हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। सो आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 जो है सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018। जो बायबैक हमने कंपनी एक्ट में पढ़ रखी है, कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन 68 बताता है बायबैक के बारे में, उसी से थोड़ा रिलेटेड पढ़ेंगे। मगर ये जो रेगुलेशन है ये लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होगा और लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करना होता है सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018। अब बायबैक होता क्या है? अगर हम बात करें बायबैक का, तो बायबैक का मतलब होता है कि अपनी सिक्योरिटी जो मार्केट में लिस्टेड है या मार्केट में हमने दे रखी है, शेयर होल्डर को दे रखी है, फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रखी है, उनसे वो सिक्योरिटी वापस लेना बायबैक कहलाता है। मतलब वापस खरीदना बायबैक कहलाता है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे ये रेगुलेशन। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस चैप्टर में सीधे बात करूंगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक से। आखिर बायबैक करते हैं उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर। जो अर्निंग पर शेयर होता है, एक शेयर्स पे जो अर्निंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है ना। to improve the return on capital, return on net worth and enhance the long term shareholder, to enhance consolidate in stock in company, prevent unwelcome takeover होने से हम बचाते हैं, return on surplus cash shareholder and allow profitable deployment of cash surplus, achieve optimum capital structure, support shares price during period of selective market condition, to service the equity more efficient, provide additional exit route to shareholder when share are undervalued or traded। ये सारी चीज ऑब्जेक्टिव मिलती है अगर हम बायबैक करते हैं ना। अब हम पहले बात करते हैं सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, उसके बाद हम चलते हैं इस रेगुलेशन में। अब सेक्शन 68 क्या बोलता है कंपनी एक्ट का? वो बोलता है कि listed company have to comply with the regulation laid down by the SEBI also in behalf pursuant to section 68 subsection 1 of the company act 2030। a company may purchase its own shares or other specified security है referred to buyback out of free reserve security premium account and proceed of the issue of any other specified security। अब बात करते हैं, अगर हम सिक्योरिटी खरीदना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी खरीदना चाहते हैं, तो कहाँ से हम पैसे निकाल के यूज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी खरीदने में। तो फ्री 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 रिजर्व जो हमने बना रखा रहता है, हम डिविडेंड के लिए उससे निकाल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना रखा रहता है उससे निकाल सकते हैं, या फिर हम जो इशू करने वाले हैं से प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स है और यदि एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के लिए अमाउंट होते हैं उससे हम अपने बायबैक कर खरीद सकते हैं ना। However, no buyback of any kind of shares or other specified security shall be made out the proceed of earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified security। जो हाल ही में हमने इशू करा था शेयर्स, ठीक है, उससे जो पैसे कलेक्ट हुए थे उसी से हम सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी वापस नहीं खरीद सकते। समझा गया? अब बात करते हैं कंडीशन। अगर बायबैक हमें करना है, बायबैक करना है तो क्या कंडीशन हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें बायबैक ऑथराइज होना चाहिए, बायबैक का क्लोज होना चाहिए, तभी हम बायबैक कर सकते हैं। अगर क्लोज नहीं है तो पहले हमें अमेंड करवाना पड़ेगा अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना। buyback must be authorized by special resolution पास होना चाहिए, but if buyback amount of 10% or less of the total amount of total paid of equity share capital and freeze of the company, then board resolution enough and the company not required to pass special resolution। अगर बायबैक हम कर रहे हैं 10% किसका या फिर उससे कम 10% किसका, फ्री रिजर्व और प्लस पेड अप इक्विटी शेयर्स, इन दोनों को जोड़े और उसका 10% निकाले। जो 10% निकाले उतने का ही कर रहे हैं, फिर उससे कम अमाउंट का कर रहे हैं बायबैक, तो हमें बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। The buyback is a 25% or less of aggregate paid up share capital and free reserve of the company। और जो बायबैक होना चाहिए वो 20% तक ही होना चाहिए ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। The ratio of aggregate secure and unsecured debt owned by the company after buyback is not more twice of the paid up share capital and free reserve। अब जो अनसिक्योर डेट है वो दुगने या ट्वाइस नहीं होनी चाहिए जितना हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। जैसे बात करूं, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास
मान लीजिए 1 करोड़ हमारे पास 1 लाख क्या है, पेड अप शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल है, और 1 लाख हमारे पास क्या है, 1 लाख हमारे पास फ्री रिजर्व है। इट मीन कितना हो गया दोनों जोड़ के 2 लाख। अब 2 लाख होने के बाद जो अनसिक्योर सिक्योर कैपिटल है वो कभी भी 4 लाख नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ट्वाइस नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। नाउ ऑल शेयर्स ऑफ अदर स्पेशल सिक्योरिटी बायबैक आर फुल्ली पेड। जो शेयर्स हम खरीदेंगे, वापस परचेस करेंगे, बायबैक करेंगे, वो शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फुल्ली पेड अप नहीं है तो हम उन्हें नहीं कर सकते, बायबैक नहीं कर सकते उन शेयर्स का। नाउ द बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर शेयर्स of shares or other specified security other than those specified clause F is accordance with the such a rule as may be prescribed. However, no buyback of security mentioned above shall be made within a period of 1 year record from the date of closure of preceding offer of buyback. अगर हमने कोई समझ ले जाए कि हमने बायबैक करने वाले थे मगर उसे बंद कर दिया, तो उसके खत्म 1 साल के अंदर हम कोई बायबैक नहीं कर सकते। 1 साल होने के बाद ही हम बायबैक कर सकते हैं। ये थे सारे हमारे कंडीशन। अब बात करते हैं रेगुलेशन की। सेबी बायबैक बायबैक सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से। बायबैक पीरियड क्या होता है, कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायबैक पीरियड क्या होता है। The period between the date of the board of director resolution or the date of declaration of result of postal ballot for the special election, as the case may be, or authorized buyback of shares of company and date on which the payment of consideration to shareholder have been accepted, the buyback offer is made. अब जब से हमारा डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करवाया और जब तक हम कंसिडरेशन नहीं दे देते शेयर होल्डर को, उनके बीच के पीरियड को हम बायबैक पीरियड कहते हैं। नाउ सेकंड, स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनकी नॉमिनल वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होती है या फिर उस कम होती है, उसे हम स्मॉल शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है। नाउ टेंडर ऑफर, नाउ फॉर बायबैक इट्स ऑल शेयर्स और स्पेसिफाइड थ्रू सिक्योरिटी लेटर ऑफर फ्रॉम द होल्डर ऑफ शेयर्स और द स्पेसिफिक सिक्योरिटी। अब टेंडर ऑफर क्या होता है, जब हम शेयर होल्डर को ऑफर देते हैं कि आप ये खरीद लीजिए, उसी के संग हम टेंडर ऑफर देते कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं, ये कितने शेयर्स है और कितने में खरीदे जाएंगे, आपको टेंडर ऑफर में हमें बताएंगे, उसे कहते हैं टेंडर ऑफर। ना अब बात करते हैं कंडीशन जो हमने ऊपर पढ़ ली। तो बात करते हैं एडिशनल कंडीशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी। अ कंपनी shall not buy back its shares or other specified security so as to list its shares or other specified security from the stock exchange from any person through negotiate deal whether on or off stock exchange or through spot transaction or through एनी प्राइवेट अरेंजमेंट। अगर कोई कंपनी ने अपनी शेयर्स को डिलिस्ट करवा लिया, जो लिस्टिंग में थे उसे वापस डिलिस्ट करवा लिया, वो शेयर्स नहीं बाय बैक कर सकते, या फिर किसी भी पर्सन से नेगोशिएबल डील्स नहीं कर सकते, ऑफ मार्केट शेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर सकते, या फिर थ्रू पोस्ट ट्रांजेक्शन हम अपने बायबैक नहीं खरीद सकते। अ कंपनी शैल नॉट make any offer of buyback within a one period of year reckoned from the date of expiry of buyback period of the preceding offer of buyback। जो पहला वाला बायबैक हमने खत्म करा उसके 1 साल बाद ही हम दूसरा बायबैक कर सकते हैं, उसके अंदर नहीं कर सकते सेकंड बायबैक। कंपनी शैल नॉट अलाउ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस consequent reduction of share capital is affected। जब हम सेक्शन 66 में जो रिडक्शन ऑफ शेयर्स है, अगर वो करते हैं बायबैक, उसमें कोई गलती करते हैं तो हम बायबैक अलाउ नहीं करा जा सकता ना। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंसिस्टर, जो हमने कहा था कि 25% अपने शेयर्स के बायबैक कर सकते हैं, उसे हम एग्जांपल से समझते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द XY X Limited consisted of the equity shares 6 lakh of rupees 10 each, 12% preference shares risk रुपए 1 lakh of risk 100 each, और 14% debenture capital 3 lakh of risk 100। Now what is the maximum equity share capital and number of equity shares that can be bought back। हमने जो पढ़ा था कि जो हमने पढ़ा था कि हम 25% ही मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं, तो वो कैसे कितने हो और कैसे निकाले जाते हैं। मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बी बॉट बैक, इट मींस 6 लाख का 20%, नाउ 1,50,000। अब इसमें से जो 10
क्योंकि ये रुपीज में आया तो हम इसे 10 से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। नाउ मेथड ऑफ बायबैक, मेथड ऑफ बायबैक का मतलब होता है कि कहां कहां से हम बायबैक कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट, from the existing shareholder or other specified security holder on the proportionate basis through the tender offer। जो existing shareholder, जो कंपनी खुद शेयर होल्डर है, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिए रहते हैं, हम एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम दिए रहते हैं, ऐसी कुछ चीजें हम एम्प्लॉय को देते हैं, उनसे हम शेयर्स वापस कर सकते हैं। दूसरा, फ्रॉम द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट फर्स्ट, बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड स्टॉक एक्सचेंज, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है और स्टॉक एक्सचेंज वहां से हम कर सकते हैं। और फ्रॉम ऑड लॉट्स ऑर्डर, ये वो लोग होते हैं जो जब हम शेयर्स इशू करे जाते हैं, सो वो ऑर्ड में खरीदे जाते हैं। लॉट्स होते हैं, इट मींस एक लॉट्स में 19 शेयर्स हो सकते हैं, 20 शेयर्स हो सकते हैं, या फिर कितने भी शेयर्स होते हैं। तो लॉट्स ऑर्डर लॉट्स के हिसाब से शेयर्स खरीद सकते हैं जब हम इशू पहली बार आईपीओ आता है। सो वही जो है हम उन तरीके से, इट मींस जैसे उन्होंने खरीदा है उसी तरीके से बेच भी सकते हैं, तो उन तरीके से भी हम बायबैक कर सकते हैं ना। अब बायबैक करते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया सोर्स ऑफ बायबैक, रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और द प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब कौन कौन से कहां कहां से हम बायबैक नहीं कर सकते। कंपनी shall not directly or indirectly purchase on shares or other specified security to any subsidiary company including on subsidiary company, to any investment company or group of investment company, and if a default is made by company in a repayment of deposit, if फर्स्ट, कोई भी सब्सिडरी कंपनी से नहीं कर सकते, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं कर सकते, अगर हमने कोई भी रिपेमेंट, जो हम डिपॉजिट है उस पे उसे रिपेमेंट करने में कोई गलती करते हैं, फिर ये जो इंटरेस्ट उसके ऊपर देते हैं उसे कोई करने में गलती करते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर्स, हम रिडक्शन ऑफ डिवेंचर नहीं सही टाइम से करते, इंटरेस्ट नहीं देते, या फिर प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करने हैं हमें उन्हें उनको टाइम से नहीं रिडीम करा, या फिर उनपे जो डिविडेंड है वो नहीं दिया, इन सब में गलती होती है तो हम बायबैक नहीं कर सकते ना। मगर गलती करने के बाद अगर भी 3 साल बीत जाते हैं, 3 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम बायबैक कर सकते हैं। Authorization for buyback, the company shall not authorize for buyback whether by way of tender offer or from open market or orders unless, हम जब तक बायबैक नहीं कर सकते जब तक ऑथराइज और बायबैक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना हो, स्पेशल रेजोल्यूशन ना पास हुआ हो, स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ ना पास हुआ हो, मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, एंड रेजोल्यूशन जब कब जरूरत नहीं होगी, अगर हम 10% या 10% से कम 10% या 10% से ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर और फ्री रिजर्व का करते हैं, तो हमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती ना। Every buyback shall be complete within 1 year, ये हमने पढ़ लिया था। The company shall after expiry of buyback period file with the registrar company of a return containing a such particular relative to buyback of within a 30 day। जब हमारा बायबैक कंप्लीट हो जाता है, सारे कंसिडरेशन पे कर देते हैं, तो हम जितने लोगों से बायबैक करा, हमें वो रजिस्ट्रार को बताना होता है विद इन 13 डे ना। where the buyback is from open market either through stock exchange or big book building process, the resolution of board of directors shall specify maximum price at which buyback shall be made। जब हम स्टॉक एक्सचेंज से करते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से करते हैं, तो हमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो मैक्सिमम प्राइस बताता है कि हम कितने प्राइस पे हम अपने शेयर्स को वापस खरीदेंगे। However, where there is a requirement for special resolution as specified in clause B of sub-regulation 1 of regulation 5, the special resolution also specify maximum price at which the buyback shall be made। Now, अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो नोटिस होती है शेयर होल्डर को देते हैं कि हम बायबैक करने वाले हैं, उसके संग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होना चाहिए। अब उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट नेसेसरी फॉर बायबैक, क्यों हम बायबैक कर रहे हैं, क्लास ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इंटेंड टू परचेज अंडर बायबैक, कौन से शेयर्स हम खरीद रहे हैं और किन लोगों से खरीद रहे हैं, उससे हम इसके बारे में बताएंगे। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट में हम बायबैक कर रहे हैं वो बताएंगे, और टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाय, और कितने दिन में हमारा बायबैक कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में हम बताएंगे। नाउ एडिशनल डिस्क्लोजर, अब एडिशनल डिस्क्लोजर की कुछ बात कर लेते हैं। क्या क्या एडिशनल डिस्क्लोजर होना चाहिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, कब डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग का प्रपोजल पास करा गया, क्यों जरूरत है, वही सारी चीजें। मैक्सिमम अमाउंट कितना जरूरत है बायबैक करने के लिए, मैक्सिमम प्राइस कितने पे हम शेयर्स परचेस करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने सिक्योरिटी हम परचेस कर सकते हैं,
और मेथड टू अडॉप्टेड, हम किनसे खरीदेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदेंगे, थ्रू ओपन मार्केट करेंगे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस करेंगे, और लॉट से खरीदेंगे, ये पता होना चाहिए। इंटेंशन ऑफ प्रमोटर एंड पर्सन इन कंट्रोल ऑफ कंपनी, जिन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है कंपनी, उनका इंटेंशन क्या है वो पता करना, वो बताना होगा। कंफर्मेशन दैट दे आर आल्सो नॉट डिफॉल्ट सब्सिटिंग, और बताना कंफर्मेशन उसमें बताना होगा कि हमने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करी, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में, रिपेमेंट ऑफ रिडीम ऑफ डिवेंचर में, रिडम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। और इंफॉर्मेशन देना होगा दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज फुल इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पूरी इंक्वायरी है, उन्होंने सही तरीके और सही तरीके से कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं कर रहे, वो कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड report addressed to the board of director by company auditor state that have an inquiry into company as state of affairs, amount of permissible capital payment for security, and board of director have formed on the opinion and specify clause stand on reasonable ground a company will not having regard to state of affairs will not to render insolvent with the period of 1 year from the date of ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में और एडिशनल जो डिस्क्लोजर है वो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ बायबैक। जो बायबैक हम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तो बायबैक कर ही रहे हैं तो उसमें मेन जो प्रोसीजर है वो उसकी बात करते हैं। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो रजिस्ट्रार होते हैं उन्हें अपॉइंट पहला करना होता है। देन फाइल रेजोल्यूशन विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी, जो हम रजिस्ट्रार होते हैं तो फिर वो क्या मर्चेंट बैंक और रजिस्ट्रार किसके पास फाइल करते हैं, सेबी के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास फॉर द अप्रूवल के लिए। Public announcement to be released newspaper and simultaneously filed with the stock exchange and SEBI। पब्लिक अनाउंसमेंट, हम बायबैक करने वाले, कितने बायबैक करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम पढ़ रखा था उन सब चीजों के बारे में हम पब्लिश न्यूज़पेपर में देंगे, और वही सेम चीज हम सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को जहां हमारी सिक्योरिटी लिस्टेड उनको भी हम बताएंगे। नाउ देन फाइल द रिटर्न विद द आरओसी एंड सेबी, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिटर्न फाइल करेंगे आरओसी के भी और सेबी को भी। मर्चेंट बैंकर टू फाइल फाइनल रिपोर्ट विद द सेबी, फिर जब पूरा कंफर्म हो जाएगा आरओसी के कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट मर्चेंट बैंकर बनाएगा उसे फाइल करेगा सेबी के पास। इशू पब्लिक एडवर्टीजमेंट इन नेशनल डेली ऑन द कंप्लीशन ऑफ बायबैक, कंप्लीट हो जाने के बाद हम पब्लिक न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट देंगे हमने कंप्लीशन ऑफ बायबैक कर ली है। देन डिटरमिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस एंड ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ बायबैक, मर्चेंट बैंकर जो होते हैं वो ऑफर प्राइस बताएंगे, ओपनिंग बताएंगे, कॉलेज प्राइस बताएंगे और बायबैक ऑफर बताएंगे। देन एक्सेप्टेंस पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर, जो एक्सेप्ट करेंगे कि हम अपने शेयर्स को बेचने वाले, उनसे हम शेयर्स लेंगे और उन्हें जो पैसे देंगे उसका हम पूरा काम करेंगे। फिर जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, ये मैंने शायद उल्टा बता दिया ना, सॉरी, इसमें ये उल्टा हो ही रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो रखा है, सॉरी। तो हम फिर से करते हैं इसे थोड़ा। एडवर्टाइजमेंट और बायबैक, पहले एडवर्टीजमेंट देंगे, ठीक है, कि हम अपॉइंट करेंगे मर्चेंट बैंक और रजिस्ट्रार को, उसके बाद फिर हम फिलिंग ऑफ रेजोल्यूशन स्टॉक एक्सचेंज, हम जब अपॉइंट कर लेंगे तो हम बताएंगे सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को कि हम बायबैक करने वाले हैं। जब बायबैक करने वाले हैं तो वही चीज जो हम सेबी को नोटिस देंगे वही हम एडवर्टाइजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में। उसके बाद 3 से सीधा आते हैं 4 पे, जो हम दे देंगे तो हम बताएंगे कि डिटरमिनेशन कि हम कितने पे प्राइस, हम कितने पे स्टॉक शेयर्स खरीदेंगे, और ओपनिंग प्राइस होगी, क्लोजर प्राइस क्या होगी और बायबैक ऑफर क्या होगा वो बताएंगे। देन जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे ऑफर प्राइस, तो सिंपल सी बात है शेयर होल्डर तैयार हो जाएंगे कि हम शेयर बेचने के लिए, तो हम उनसे शेयर्स खरीदेंगे, उसके बदले हम उन्हें पैसे दे देंगे ना। फिर जो हमने शेयर्स खरीद लिए, जो हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट है या इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर फिजिकली हो, हम उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। देन डिस्ट्रॉय करने के बाद 7th पे आते हैं, फाइल द रिटर्न विद आरओसी, जब हम खत्म कर लिया, सारे काम कर लिए, तो इसका मतलब हम आरओसी के फाइल करेंगे कि हमने अपना कंप्लीट कर लिया बायबैक। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट एक मर्चेंट बैंकर बनाएगा और उसे सेबी के पास फाइल करेगा। देन इशू ऑफ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल डेली ऑन द कंप्लीशन ऑफ बायबैक प्रोसेस, उसके बाद एडवर्टीजमेंट आ गया कि हमने कंप्लीशन कर लिया अपने बायबैक नेशनल डेली न्यूज़पेपर में ना। ये होगा प्रोसेस। अब बात करते हैं बायबैक टेंडर ऑफर। अब बायबैक टेंडर ऑफर क्या होता है? A company may buy back its shares or other specified security from existing security holder on the proportionate basis according with the provision of regulation. However, 50% of number of security which the company proposed to buy back on number of security entitled as per the shareholding whichever is higher shall be reserved for a small holder. अब क्या होता है कि अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है हमारे कंपनी के,
कंपनी के खुद के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे हम बाय बैक करने वाले, तो उसमें जो 50% पोर्शन होना चाहिए वो शेयर स्मॉल शेयर होल्डर के लिए पहले से सही होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए कि हम जो 15% शेयर होल्डर 50% है शेयर होल्डर उनसे हम अपना बायबैक करेंगे। इट मीन्स अगर देख लिया जाए, मान लिया जाए कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है 100 है, तो हम अब सब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से तो पूरा शेयर्स नहीं खरीदेंगे ना। हम सोच रहे हैं कि हम जो स्मॉल शेयर होल्डर उन्हें छोड़ के जितने हमारे पास, उन्हें छोड़ के जितने शेयर होल्डर उनसे बाय बैक कर ले, नहीं उनसे नहीं। 50% मीन 85% अलग शेयर होल्डर चाहिए और 50% उसमें स्मॉल शेयर होल्डर का पोर्शन होना चाहिए कि हम उनसे भी बाय बैक अपने शेयर्स करेंगे ना। एडिशनल डिस्क्लोजर की बात करते हैं। Additional disclosure provided in Schedule 1. This regulation following disclosure requirement main explanatory statement हमने पढ़ लिया आधा से ज्यादा ऊपर कि आखिर क्या क्या हमें एडिशनल एक्सप्लेनेटरी या फिर नोटिस में हो जो सेबी के पास भेज रहे हैं या फिर लिस्टेड के पास भेज रहे हैं या फिर एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, वो सारे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होने चाहिए। डिस्क्लोजर फिलिंग रिक्वायरमेंट टाइमलाइन फॉर पब्लिक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, ये सब बता रखा है ड्राफ्ट लेटर ऑफर को कि क्या क्या होना चाहिए। पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, फिलिंग विद सेबी कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑफर प्रोसीजर। हमने टेंडर ऑफर पढ़ा, हम टेंडर ऑफर होता है क्या है, उसके कैसे अकॉर्डिंग होता है। अब ऑफर दे रहे हैं हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसकी बात करेंगे। While making a buyback offer, the company shall announce the record date in the public announcement for the purpose of determining the entitlement and the name of security holder who are eligible participant in proposal buyback। अब ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके प्रोसेस की बात करेंगे, ऑफर प्रोसीजर। अब जब हम बायबैक करने वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से तो हम पहले एक डेट बताएंगे, रिकॉर्ड डेट बताएंगे। उस रिकॉर्ड डेट में हम पता करेंगे कि किन किन शेयर होल्डर के पास एलिजिबिलिटी है कि हम उससे बायबैक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं बायबैक। नाउ देन company shall dispatch the letter of offer along with the tender form to all security holders which are eligible to participate in buyback for not later than 5 working days from the receipt of the communication from the commission from the SEBI। अब क्या हो, company shall be dispatch the letter of offer along with the tender form to all security holder are eligible participate in the buyback offer not later than 5 working day from the receipt of communication commencement from the SEBI। जब हम सेबी के पास अप्रूवल लेटर भेजते हैं कि हम बायबैक करने वाले हैं, वहां से जब अप्रूवल मिलता है उसके विदिन अ 5 डे कि हम द शेयर होल्डर के पास हमें ऑफर लेटर ऑफर भेजना पड़ता है कि आप बायबैक जिन जिन को करना आप अपने शेयर्स और वो बता दीजिए, शेयर्स दे दीजिए और टेंडर ऑफर कितनी प्राइस में करना है वो सारे टेंडर ऑफर में लिखा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नाउ अब बात करते हैं, कुछ नोट दे रखा है। लेटर ऑफ ऑफर में आल्सो डिस्प्ले थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। On receipt of request from any shareholder to receive a copy of letter offer in a physical form, the same shall be provided। जब रिक्वेस्ट रिसीव होता है, रिसीव्ड हो करते हैं हम रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी शेयर होल्डर टू रिसीव अ कॉपी ऑफ लेटर ऑफर इन अ फिजिकल फॉर्म, द कंपनी शैल बी प्रोवाइड if any eligible shareholder does not receive the tender offer from even the those can participate in buyback after entering the service in manner so provided by the CB, the date of offer opening of the offer shall not be later than 5 working days। The company shall be provide the facility for tendering of shares by the shareholder and settlement of the same through the stock exchange mechanism in manner is provided। Company shall accept shares or other specified security from security holder on the basis of entitlement as a record date as shares are proposed to be bought back shall be divided into two categories, reserve category small shareholder, general category for other small holder। अब इसमें यही बताया गया कि जो बायबैक होना चाहिए सही तरीके से टेंडर ऑफर से होना चाहिए, हमें प्रोविजन का ध्यान देते हुए चलेंगे सेबी का, और जो फैसिलिटी हो सही तरीके से होनी चाहिए, और जो प्रपोज बायबैक कर रहे हैं हम डिवाइड में बांटेंगे, स्मॉल होल्डर की जो 50% कैटेगरी थी उनकी और जो अदर शेयर होल्डर है उनकी। नाउ यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, अब बात करते हैं हमने जब टेंडर ऑफर भेज दिया, टेंडर ऑफर लेटर ऑफर उसके संग टेंडर ऑफर भेज दिया, तो उसके बाद हमें एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाना होता है। एस्क्रो अकाउंट होता है क्या? अब एस्क्रो अकाउंट एक बात करूं तो एस्क्रो अकाउंट जो होता है वो किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? किसी पर्पस के लिए। वो कोई भी पर्पस हो सकता है। ये इसलिए पर्पस बनाया जाता है कि जो इसमें पैसा होगा किसी को देना है हमें फ्यूचर में, और अभी से वो सिक्योरिटी की तरह डिपॉजिट कर दिया जाता है उस एस्क्रो अकाउंट में, इसलिए वो अकाउंट बनाया जाता है। सो हम भी एक जब बायबैक करते हैं तो उसका एस्क्रो अकाउंट जो है उसका यूज करते हैं। अब उसको किस तरह से क्यों यूज करा जाता है उसकी बात करते हैं। द कंपनी सेल एंड
by way of security for performance its obligation under the regulation on or before the opening of the offer deposit in escrow account such sum is specified by the SEBI regulation। जो कंपनी है अगर बायबैक कर रही है, टेंडर ऑफर भेजा और लेटर ऑफर भेजा, उसे उसके भेजने के बाद वो एक एस्क्रो अकाउंट बनाती है, उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करती है। अब वो कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है ना, द अमाउंट escrow shall be deposit फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जितना हमें पे करना है शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को जितना पे करना है, अगर कंसिडरेशन नॉट मोर देन 100 करोड़ तो उसमें 20% कंसिडरेशन पे डिपॉजिट करेंगे। और कंसिडरेशन जो होता है वो 100 करोड़ से ज्यादा होता है तो 20% तो करेंगे ही करेंगे, और जितना ज्यादा है उसका 10% और डिपॉजिट उसमें करेंगे। जैसे बात करते हैं, अगर एक्सीड हो गया 100 करोड़, इट मीन 150 करोड़ हो गया, तो फिर 100 करोड़ का पहले उस जो अमाउंट है उसका 25% निकालेंगे, और फिर 25% निकाल पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 50 करोड़ उसका 10% और डिपॉजिट हम उसमें करेंगे। नाउ the escrow account referred to above shall be consist of cash deposit with the scheduled bank। अब वो कैसे कैसे होना चाहिए, बैंक का गारंटी इन फेवर ऑफ बैंक होना हो सकता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट सिक्योरिटी विद अप्रोप्रिएट मार्जिन विद मर्चेंट बैंकर हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ अबव हो सकते हैं। इन इन तरीकों से हम उसमें या फिर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर बैंक गारंटी दे सकते हैं, डिपॉजिट हम कर सकते हैं सिक्योरिटी का, इन तरीकों से हम उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं क्लोजर एंड पेमेंट टू सिक्योर होल्डर। और जो अब हमने सिंपल सी बात है, हम पहला प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं पहला, तो उसमें हमने लेटर ऑफर दे दिया, टेंडर ऑफर दे दिया, सिक्योर कैश डिपॉजिट कर दिया एस्क्रो अकाउंट में। उसके बाद आप क्लोजर करेंगे एंड पेमेंट करेंगे सिक्योरिटी, जिन्हें टेंडर ऑफर एक्सेप्ट करा होगा उसे तो हम पैसे वापस कंसिडरेशन देंगे। उसकी बात करते हैं, द कंपनी सेल ओपन ए स्पेशल अकाउंट विद द बैंकर टू इशू रजिस्टर विद द सेबी इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर एंड डिपॉजिट देयर इन सच अमाउंट एज वुड टुगेदर विद द 90% ऑफ द अमाउंट लाइंग इन एस्क्रो अकाउंट make up an entire sum due to payable on consideration buyback in a term of these regulation for the purpose of transfer fund फ्रॉम द एस्क्रो अकाउंट। अब क्या बोला जाता है कि जब हमने कंप्लीट हो जाता है हमारा टेंडर, हम टेंडर ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमने शेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके पहले हम एक ओपन अकाउंट, स्पेशल अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है बैंकर टू इश्यू के संग, जो रजिस्टर होता है सेबी के पास, उसमें अमाउंट भेजना पड़ता है। जो 90% हमने डिपॉजिट कर रखा था एस्क्रो अकाउंट में, उसे भी उसका भी 90% हमें डिपॉजिट करना था, क्योंकि जब हम अपनी सिक्योरिटी वापस अपने पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट तो उसका कंसिडरेशन भी हमें वापस करना पड़ेगा, तो जितने का वो कंसिडरेशन है उतना हमें डिपॉजिट करना पड़ता है बैंकर टू इसके पास जो हमने स्पेशल अकाउंट ओपन करवाए थे। Now, simply the company shall complete the verification of offer received and make payment of consideration those holder of security whose offer has been accepted and return to remaining shares or the specified security to security holder within 7 working day closure of the offer। जब क्लोज हो जा रहा है वेरिफिकेशन करने के बाद पैसे चले जाने चाहिए विद इन 7 डे के पास शेयर होल्डर के पास जिनका हमने लिया था। देन execution of the certificate and other closure of completion, जब हमारा शेयर बायबैक कंप्लीट हो जाता है थ्रू द टेंडर ऑफर इट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो जितने भी शेयर होल्डर उनका नष्ट तस्कर मतलब खत्म कर देना हमारा काम होता है। तो द कंपनी सेल एक्सचेंज एनी फिजिकल डिस्ट्रॉय सिक्योरिटी सर्टिफिकेट विद द बोर्ड बैक इन अ प्रेजेंस रजिस्ट्रार टू इसी इन अ प्रेजेंट, कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए किसके सामने, रजिस्ट्रार टू इशू और मर्चेंट बैंकर और स्टैट्यूटरी ऑर्डर के सामने हमें एक्सटिंग्विश कर देना होता है शेयर सर्टिफिकेट। देन विद इन 15 डे फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफिक, जब हमने कंप्लीट हो गया हमने टेंडर ऑफ जो हमने शेयर से जो एक्सेप्ट कर लिए सर्टिफिकेट, उसके 15 डे के अंदर हमारे वो जो शेयर है वो एक्सटिंग्विश हो जाने चाहिए। पीरियड ऑफ 15 डे नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द 7 डे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, जो 15 डे है उससे ज्यादा 7 डे मिल सकता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता। द कंप्लीट होने के बाद द सेल कंपनी सेल फर्निश द पर्टिकुलर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सटिंग्विश एंड डिस्ट्रॉय द स्टॉक एक्सचेंज विद द शेयर्स और कंपनी आर लिस्टेड विद इन अ 7 डे एक्सटिंग्विश द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट। जहां कंपनी लिस्टेड हो रखी थी उस स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी कि हमने जो शेयर्स है वो डिस्ट्रॉय कर दिए। नाउ अब ऑडलॉट में यही है कि जैसे जैसे हमने प्रोसीजर पढ़ा टेंडर ऑफर का, सेम वही प्रोसीजर अपनाया जाता है टेंडर ऑफर में। नाउ अब बात करते हैं बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट। इट मींस ये सिस्टम जो है बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।